Hello students, here we are with the second chapter of this term. The lesson name says the muscular system and digestive system in human beings. तो जैसा हम जानते हैं कि नाम है मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम दोनों ही सिस्टम्स की बात करेंगे. अब जब हम बात करते हैं मसल्स की, तो आपके बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, जैसे हाथ के पैरों के हो गए, ये सारे मसल्स दे आर कोऑर्डिनेटिंग सो दैट आप वॉक कर सको या कोई भी काम कर सको. एंड वही बात अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमें अपने मसल सिस्टम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. जैसे जो हम खाना खाते हैं, उससे जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो हमें डाइजेशन के थ्रू मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन. So when we talk about muscular systems are bundle of fibers that can contract and relax as required. अब जैसे अगर हाथ आप अपना स्ट्रेट करोगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, पर वही आप उस हाथ को फोल्ड करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. Isn't it? वैसे ही जब आप पैरों को स्ट्रेच करते हो तो इट गेट्स स्ट्रेच लिटिल बिट, एंड देन व्हेन यू ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट इट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड. तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है? बिकॉज देयर आर बंडल्स ऑफ फाइबर्स. ये दिखने में कैसा होता है? वी विल सी इट इन दी अहेड वीडियो. फॉर एग्जाम्पल, एज यू सी इन हियर, रिलैक्सेशन ऑफ मसल में क्या हो रहा है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो ये मसल है वो स्ट्रेच्ड है ना. पर यहाँ पे जो वही मसल है, सेम मसल है. अब आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका हाथ काफ़ी लंबा दिख रहा है और पतला दिख रहा है. पर इस फोटो में आपका जो हाथ है वो थोड़ा सा फूला हुआ है, राइट, थोड़ा सा मोटा है, क्योंकि मसल रिलैक्स्ड है. पर यहाँ पे बेसिकली मसल्स इसमें रिलैक्स्ड है कि इसमें रिलैक्स्ड है? यहाँ पे इट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड मसल एंड हियर द मसल इज़ रिलैक्स्ड, right? So when you're doing a work, it means the muscle is being contracted, okay? And there is no movement when there is the hand is in relaxation mode, all right? So muscles are firmly attached to bones by means of tendons. ये याद रखना हमेशा कि मसल और बोन अटैच्ड कैसे होते हैं. It is because of the tendon, all right? This is a type of protein which attaches muscle on the bone. Example, अगर हम बात करते हैं बोन की, बोन के ऊपर अगर मसल मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया, ठीक है, तो जो मसल्स है वो आपके लटके लटके दिखाई देंगे. पर ऐसा बूढ़ों में होता है, राइट, जो आपके ताता दादी होते हैं, बिकॉज उनमें टेंडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. लेकिन हम में ऐसा नहीं होता है. ऐसा लगता है कि बोन के ऊपर किसी ने कोई गम लगा दिया और उसके ऊपर मसल्स चढ़ा दिए, तो मसल्स चिपके रहते हैं बोन से. सो टेंडोन इज़ डूइंग दैट पार्ट, ऑल राइट. So when muscles contract, there is movement at the joint and the bones move either nearer to or away from each other, right? So the action of muscles is necessary for all kind of movements, from the small movements of eyelids to those that demand great strength, as when chopping wood with an axe. अगर आप एक कुल्हाड़ी से किसी पेड़ को काटोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, राइट? और अगर आप अपने आँखों के पलकों को झपकाओगे तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, राइट? सो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस हमारे बॉडी में काफ़ी जगह होता है. सो वी यूज़ मसल्स फॉर वेरियस मूवमेंट्स लाइक टॉकिंग, laughing, walking, jumping, throwing, etc. Now, do you know that there are more than 600 muscles in human body, and muscles contribute almost 40% of the weight of healthy adult human body, and there are about 30 muscles in human face. तो सिर्फ आपके बॉडी के सबसे ज़्यादा मसल्स आपके फेस पे होते हैं, क्योंकि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफ़ी चीज़ें बताता है. जैसे जब आप उदास होते हो, जब आपको गुस्सा आता है, जब आप शाय होते हो. सो ऑल दिस एक्सप्रेशन नीड्स दिस मसल्स, ऑल राइट. Our eyes, mouth and nose are encircled by small muscles, and expressions like happiness, sadness, fear are expressed by the movement of these muscles of the face. So हमेशा याद रखिए कि आपके मसल्स में सबसे ज़्यादा मसल्स पाए जाते हैं. Now let's talk about what is voluntary muscle and what is involuntary muscles. जो मसल्स हमारे विल के अंडर है, जैसे कि मुझे हाथ खड़ा करना है, दैट इज़ अंडर माई विल, इजंट इट? तो ये सारे मसल्स आएंगे वॉलंटरी मसल्स के अंदर. जैसे वर्किंग विथ आवर हैंड्स, वॉकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा आर फंक्शंस दैट डिपेंड अपॉन आवर विल. So muscles used in these actions are called as voluntary muscles. For example, is muscles in our arms and legs are voluntary muscles. Involuntary muscles obviously उसका opposite होगा,
दैट मीन्स वॉलंटरी मसल्स के अपोजिट, यानी कि ये मसल्स हमारे विल के अंडर नहीं होंगे. सो वेरियस प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग and then blood circulation, digestions are vital process, and that is they are essential for life and they do not depend upon our will. For example, if you doing, अगर आपको बहुत ही कुछ मैंने खेलने के लिए भेज दिया, ठीक है, तो आप तो भूल जाओगे कि अरे मुझे दिल को भी धड़काना था या डाइजेशन प्रोसेस भी कंप्लीट करना था. तो अगर वो आपकी विल में होगा तो आप भूल भी सकते हो ना. इसीलिए जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं वो हमारे विल के अंडर नहीं होता है, वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होता है कि आप उसे चाहो या ना चाहो वो प्रोसेस होते ही रहेंगे. ठीक है. सो दिस फॉर एग्जाम्पल विल बी योर हार्ट, योर ब्रीदिंग, इट्स ऑल द मसल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड सर्कुलेशन, जैसे हार्ट हो गया, डाइजेशन हो गया, इन सब का जो मसल्स है वो आपके विल के अंडर नहीं आएगा. सो द मसल्स ऑफ ऑर्गन्स विच कैरी आउट दीज इनवॉलंटरी फंक्शंस आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स. Function of organs like stomach, intestine, heart are carried out in their own fixed manner by involuntary muscles. Types of muscles की बात करते हैं अब. हमने अभी तक दो तरीके के मसल्स पढ़े. वन इज़ वॉलंटरी जो हमारे विल के अंडर होता है, और दूसरा है इनवॉलंटरी जो हमारे विल के अंडर नहीं होता है. वॉलंटरी का एग्जाम्पल था हैंड, राइट, और इनवॉलंटरी का था आपका हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल द मसल्स रिक्वायर्ड, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट दी मसल्स इन ह्यूमन बॉडी. सो आप देख सकते हो कि हमारे बॉडी में 40% मसल्स जो है वो कहाँ कहाँ ज़्यादातर हैं. हम बाइसेप्स की बात करते हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें हमें हाथ में या जहाँ पे भी हमें एक्सरसाइज से बनानी होती है उसके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है. पर ये प्रोटीन बेसिकली कहाँ होता है? इन दीज मसल्स. सो यू कैन सी दैट 3 टाइप्स ऑफ मसल्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओवर हियर. One is skeletal muscle. So the two ends of each of these muscles are attached to two different bones. These are called as skeletal muscle. ये skeletal muscle हमेशा याद रखना, skeletal यानी कि skeleton. तो इन दोनों का जो muscle जिसका दोनों end दो different bones को join करने के लिए use होता है, that is the skeletal muscle. Example of such muscles are muscles of the arm, legs, and their movements are voluntary. And they are also responsible for holding the bones of the skeleton together and giving shape to our body. तो muscles to bone था tendon, और ये skeletal muscle कहाँ होते हैं? दो bones के बीच में. Now second is heart and cardiac muscle, very important. Heart and और you can say cardiac muscle. हार्ट में कौन सा मसल प्रेजेंट होता है? इट इज़ कार्डियक मसल. और हमने जो अभी पढ़ा दैट कार्डियक मसल इज़ इनवॉलंट्री और वॉलंट्री. Obviously it is involuntary यानी कि that is not going to be under our will. So these muscles bring about the contraction and relaxation of the heart, that is beating of the heart. And as we say, their movement is involuntary because cardiac muscles are cause our heart to beat and also to relax and contract continuously as a rate of about 70 times per minute. All right. And third is smooth muscles. अब ये मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? दैट दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन अदर दैन द हार्ट. हार्ट में ये प्रेजेंट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल मसल ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स, यूट्रस एक्सेट्रा, एंड देयर मूवमेंट्स आर इनवॉलंटरी एंड स्लो. ऑब्वियसली बिकॉज स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये भी इनवॉलंटरी मसल्स में ही आते हैं, लेकिन ये मसल्स हैं जो वो इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं लेकिन हार्ट में पाए नहीं जाते बिकॉज कार्डियक मसल प्रेजेंट होता है हार्ट में. ठीक है. So various vital functions of our body, of which we remain quite unaware, are carried out by these special muscles. Now यहाँ पे आप देखेंगे तो मसल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे चेस्ट मसल्स हो गया, बाइसेप्स हो गए, फ्लेक्सॉर्स हो गया, डेल्टॉइड हो गया, एब्डोमिनल मसल जिसे हम बोलते हैं ना, 6 पैक्स और यू कैन से 8 पैक्स जैसे भी है, एंड क्वाड्रीसेप्स एंड देन फ्लेक्सर्स. सो फ्लेक्सर्स बेसिकली जो पैरों के नीचे और हाथ का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पाया जाता है. So muscles in our body always work in groups, and when some muscles contract, other muscles of the same group relax. Obviously अगर एक जगह पे contraction नहीं होगा तो दूसरी जगह पे relaxation नहीं होगा. So this is how muscles help in the proper performance of the various functions of our body. The muscles on the front of the bone in our upper arm is called as biceps, and the muscles at the back is called as triceps. तो जो muscles जो हमारे front में होते हैं, front of the bone of upper arm is called as biceps and triceps basically, but triceps कहाँ होता है? At the back. All right. Now always remember
मसल्स ऑफ अवर बॉडी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट। क्यों भाई स्ट्रॉन्ग होने चाहिए हमारे मसल्स? ऑब्वियसली अगर हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम जो काम है वो काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे, भारी चीज़ें जल्दी उठा पाएंगे। सो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो डाइट हो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन से भरा हो, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा उसमें सफिशिएंट अमाउंट में पाई जाए। तो इसीलिए आपको दाल, दूध, राइट, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा खानी चाहिए। एंड ऑल्सो जब हम कोई काम करते हैं एक्स्ट्रा तो जो मसल्स हैं वो टूटते हैं फिर बनते हैं। तो नई मसल्स को बनने के लिए आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। प्रोटीन्स के लिए दूध, मिल्क, और यू कैन से फिश, एग, मीट, ये सारी चीज़ें। अगर वेजिटेबल में बात करो तो दाल, सोयाबीन, इन सब चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। सो वी मस्ट गेट रेगुलर एक्सरसाइज, इट मेक्स द मसल्स स्ट्रॉन्ग। तो आपने देखा होगा जो जिम में जाते हैं उनके मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज वो उनकी एक तो एज होती है और एज के हिसाब से ही हमें जिमिंग ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आप कम उम्र में जा रहे हो तो आपको जो ट्रेनर है उससे पूछना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ठीक रहेगी। ठीक है। सो वी मस्ट सिट विद अ स्ट्रेट बैक एंड डू नॉट हिंज्ड और बेंट। क्यों? बिकॉज अगर आप अपने कोई भी कंसंट्रेशन आपको लगाना होता है पढ़ाई में, तो हम जो उच्चारण करते हैं ओम का, तो हम उसका पोस्चर कैसा होता है? एकदम पीठ जो होती है वो सीधी होनी चाहिए। वाई? उससे दो चीज़ें होंगी। एक, आपका जो पोस्चर होगा वो ठीक होगा तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो ब्रेन में काफ़ी अच्छे से होगा। सो दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है। अदरवाइज ग्रेजुअली चेंजेस अकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टेब्रा, यानी कि आपकी पीठ की जो बैकबोन है, जो हड्डी है, वो उसमें ग्रेजुअल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से आप हमेशा के लिए बेंड ही हो जाओगे। इसलिए आपको हमेशा सीधा बैठना चाहिए। ऑल राइट। एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द वर्टेबल कॉलम में ऑल्सो अराइज, यानी कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो वर्टेबल कॉलम से जुड़ी हो वो भी हो सकती है। During exercise, movement of the heart muscles become more rapid and breathing too becomes faster, ensuring a sufficient supply of oxygen and nutrient to various part of the बॉडी। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन हर एक ऑर्गन में ज़्यादा अच्छे से पहुँचेगा। उससे क्या होगा? आपका बॉडी ग्रोथ अच्छा होगा। नाउ डू यू नो that the study of muscles is called as myology? M for muscles, M for myo, right? And logy yani ki study. So the study of muscles is called as myology. And contraction is the basic property of muscles. The largest muscle of our body is in the thigh. The smallest muscle is attached to a bone in the ear called as stapes. सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट मसल कहाँ पाई जाती है? आपके कान की एक हड्डी है जिसका नाम है स्टेपीज, उससे वो जुड़ी होती है। और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मसल आपके जांग में यानी कि थाई में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आपकी टंग होती है। ठीक है। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, लेट्स टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम नाउ। सो डाइजेस्टिव सिस्टम पहले शुरुआत कहाँ से होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की? ऑब्वियसली हमारे मुंह से, राइट। और हमारे मुंह में क्या है? काफ़ी सारे दांत। और मुझे भी पता है कि काफ़ी सारे बच्चे अच्छे से ब्रश नहीं करते। सो आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए एंड गो फॉर डेंटल चेकअप एवरी 6 मंथ। ऑल राइट। अगर आपको लगता है कि कोई कैविटी है, गो फॉर इट, क्लीन इट अप एंड ओके एंड टेक अ ट्रीटमेंट ऑफ इट। एंड यू ऑल्सो नो दैट ये आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम, जो आपका टूथ का डायग्राम दे रखा है, having enamel, dentine, gum, bone and root. So enamel is the strongest substance present in human body, क्योंकि ये जो एनामल है वो एक ऐसे कंपाउंड से बनता है जो हमारे सिर्फ दांतों पे होता है, और जो शाइनी लेयर हमारे दांतों पे प्रेजेंट होती है वो है एनामल। अगर आपके दांत अच्छे से रहेंगे तो ही आप खाना चबा पाओगे, तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा, इजंट इट? सो इसीलिए टंग को क्लीन रोज़ करना चाहिए। टंग क्लीनर आता है, उससे टंग को रोज़ क्लीन करना चाहिए। और दांतों की सफाई 2 बार ऊपर नीचे गोल गोल घुमा के ब्रश को करना चाहिए। ऑल राइट। सो कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू सॉल्युबल फॉर्म एंड इट्स अब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एज डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या है? जो आपने खाना चबा चबा कर खाया है वो पेट में जाएगा, उसके बाद वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो कैसे एब्जॉर्ब होगा? क्योंकि आप खाना जो आप चबा चबा के खाओगे वो एंजाइम से आपके पेट में डाइजेस्ट हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कनाल यानी कि आपके जो जहाँ पे वो जो गट होता है जहाँ से खाना पास होता है, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कनाल। सो द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कनाल इज अबाउट 9 मीटर्स। सोचिए आपके बॉडी के अंदर 9 मीटर की एलिमेंट्री कनाल है, 9 मीटर्स। ओके।
Its main part are the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. तो right from your mouth to your anus, जहाँ से आप खाना पास करते हो डाइजेस्टिव खाना, वो पूरा लेंथ है 9 meters. So the salivary glands, liver and pancreas are the digestive glands connected to the alimentary canal. तो salivary gland है, liver है, pancreas है, ये सारे glands में क्या होता है, enzymes होता है, कुछ hormones होते हैं which is helping in the digestive system which is connected to alimentary canal. So now बात करते हैं दांतों की. जो आप सफाई अच्छे से करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हो तो आपको करनी है. तो जो आपके सामने के दांत होते हैं हम उसे इंसीजर्स कहते हैं. इंसीजर्स यानी कि सीजर्स यानी कि वो खानों को काटने में मदद करते हैं. कैनाइन्स थोड़े नोकीले होते हैं. ये खाने को बाइट करते हो आप तो उसको अच्छे से निकाल सकता है, फ्लैश को टीयर कर सकता है. ओके, दैट इज़ कैनाइन. प्री मोलार एंड मोलार्स खाना को चबाने में हेल्प करते हैं, और प्री मोलार्स एंड मोलार्स हमेशा दांत थोड़े जो अंदर होते हैं, राइट. सो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टमेटिकली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेशन. कहाँ से शुरू हो रहा है, अगेन माउथ से. सो देर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड एट ईच स्टेज देर इज अ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच परफॉर्म स्पेसिफिक रोल. Let us study the structure and function of each organ of the digestive system. So number one is teeth, of course. So the process of digestion begins with the function of teeth in the mouth, and there are 4 types of teeth, namely incisors, canines, premolars and molars, and each type of tooth has a specific function जैसे कि हमने discuss किया. Each tooth is covered by a hard substance called as enamel, and enamel is made up of calcium salt. Saliva contains an enzyme called ptyalin और salivary amylase, जो कि आपके सुक्रोज, फ्रक्टोज उन सबको डाइजेस्ट करने में मदद करता है. जो खाने का जो मीठापन होता है वो आपके माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है. सो ptyalin converts starch into sugar called as maltose. नाउ लर्न अ न्यू वर्ड, इसमें एंजाइम. एंजाइम का मतलब क्या होता है, तो एंजाइम्स आर सब्सटेंसेस सेक्रेटेड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन. हमेशा याद रखना, एंजाइम एक ऐसा चीज़ है और यू कैन से ऐसा सब्सटेंस है जो या तो कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता है उसे बढ़ा सकता है या फिर कम रह सकता है, लेकिन एंजाइम खुद उस रिएक्शन में पार्ट नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए हम उसे कैटलिस्ट कहते हैं. So digestive enzymes of the digestive systems bring about changes in the food materials, and metabolic processes are impossible without enzymes. So enzymes are called a specific type of proteins and they are most active at normal body temperature. अगर मैं बात करूँ किसी खाने की जो आपने सॉइल में ऐसे ही फेंक दिया है, तो आप देखोगे कि वो रोटी जो आपने खाई है उसकी आप आधी रोटी आप नहीं खा पाए तो आपने फेंक दी. तो वो रोटी आप अगर देखोगे बाहर तो वो 2 या 3 दिन में अच्छी तरीके से सड़ के एकदम मिट्टी में मिल जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी मिट्टी में. लेकिन वही रोटी जब जो आपने खाई है वो तो 3 घंटे में ही डाइजेस्ट हो जाता है. तो ऐसा कैसे होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम. तो ये एंजाइम इट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट, अ सब्सटेंस विच डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, बट because of its presence it may accelerate the reaction or it can decrease the reaction rate. ठीक है. तो एंजाइम क्या करते हैं, आपके पेट में जो भी खाना गया है उसको जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रिलीज़ होते हैं और ये डाइजेशन के प्रोसेस को बहुत स्पीड अप कर देते हैं. लेकिन सॉइल में ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, माइक्रोब्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो अपना टाइम लेते हैं. ठीक है. एंड एंजाइम्स आर बेस्ट, दे आर एक्टिव एट नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर. 37 डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर पे ये एंजाइम्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट माउथ फर्स्ट. तो माउथ में क्या हो रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन्स इन द माउथ एंड फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, इजंट इट. देन हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की. अब ये जो ग्लैंड है इसमें कैसे हमने क्या पढ़ा, सलाइवरी अमाइलेज, दैट इज दी salivary amylase is being released to the mouth so that the food is being digested. Some of the particles like जो carbohydrates होते हैं जैसे सुक्रोज है वो maltose में convert होता है, right. So saliva is produced in the salivary glands in the mouth cavity and located in the front of the ears near the pharynx and below the tongue, and it is carried to the mouth via ducts and it is mixed with the food during the process of chewing. Now let's talk about pharynx or throat. So the esophagus and trachea opens into the pharynx, all right. And esophagus क्या करता है, esophagus करता है आपके खानों को, what it does, it transport the food from your mouth to the stomachs. So it is a tube leading from the pharynx
to the stomach and it pushes the food towards the stomach. अगर आप उल्टा होकर भी खाना खाओगे ना तो भी because of the oesophagus में muscles होते हैं जो food को वापस मुंह में आने नहीं देते, right? So now let's talk about liver. The liver is the largest gland. Largest gland present in your body is called as liver, and it has a rich supply of blood, and its main function is storage of glucose. The gallbladder, which is present in the liver, it stores the what you can say secretion of liver. Okay, so which is bile. So bile is a digestive juice secreted by the liver, and when bile is carried into the small intestine, it mixes with the food there and helps in the digestion of fats. Bile contains bile salt. तो फैट जो आप खाते हो, ऑयली चीज़ें जो आप खाते हो, वो बाइल जूस की वजह से डाइजेस्ट होता है. Let's talk about pancreas. So the pancreas secretes the pancreatic juice that contain various enzymes. So पैनक्रियाज भी काफ़ी सारे एंजाइम्स आपका सेक्रेट करता है. लेट्स टॉक अबाउट स्टमक नाउ. सो द स्टमक इज द लार्जेस्ट सैक लाइक पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. इट कॉल्ड द स्टमक एंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस. फूड दैट हैज एंटर्ड द स्टमक इज चर्न यानी कि उसको और पतला किया जाता है, ऑल राइट, और उसको एक गीला एकदम बहुत ही गीला पेस्ट जैसा बनाया जाता है, ठीक है. And then the three components of gastric juice, namely hydrochloric acid, pepsin and mucus, are mixed with the food here and becomes acidic. क्यों acidic food बनता है? Because acid से क्या होता है कि जो माइक्रोब्स जो भी आपके खाने में होंगे वो मर जाएंगे, right? So mainly proteins are digested in the stomach, and due to the churning and the action of gastric juices, food becomes semi-solid, slurry, which is slowly pushed into the small intestine. अब बात करते हैं हम small intestine की. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग. कितना मीटर है? 6 मीटर लॉन्ग. तो सिर्फ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है. बाकी के 9 मीटर्स में आप देख सकते हो कि उसमें लार्ज इंटेस्टाइन एंड माउथ से लेके ऑइसोफेगस वगैरह आ जाएगा, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस हियर. 3 different digestive juices are mixed with the food in the small intestine, that is absorptions into the blood. Nutrients obtained by the digestion of food also occur in the small intestine. तो जो भी आपका न्यूट्रिएंट आपने खाने में था वो एब्जॉर्ब होगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग. ओनली वाटर इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन. खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी हद तक पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन में जो पानी बचा होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो अ स्मॉल पार्ट called as appendix is attached to the first part of the large intestine. Undigested remains of the food digested in the small intestine enter the large intestine, and undigested material is thrown out of the body through the anus, right? So this was all about the digestive system of our body. Let's talk about the important glands, secretion and the function. So mouth में जैसे कि हमने बात किया कि उसमें salivary gland present होता है. सेक्रीशन क्या होता है? पेटाइलिन. और वो क्या करता है? वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. स्टार्च यानी कि कंपोनेंट है जो आपके फूड में प्रेजेंट होता है जिसको माल्टोज में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये माल्टोज फर्दर प्रोसेस होकर हमारे बॉडी में स्टोर होता है. अब बात करते हैं स्टमक की. तो स्टमक में गैस्ट्रिक वॉल प्रेजेंट होता है, और सेक्रीशन क्या करता है? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस. जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है स्टमक में वो उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस. अब ये जो एसिड होता है उसका pH होता है 1, यानी कि आप लोहा भी खाओगे तो भी वो पिघल सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है. सो टू मेक द फूड एसिडिक, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड. लिवर. नाउ ग्लैंड होता है आपका लिवर एंड पेनक्रियास. तो लिवर की जैसे हमने बात की, बाइल. ये जो बाइल है वो फूड पहले एसिडिक जो था स्टमक में उसे अल्कलाइन यानी कि बेस में कन्वर्ट करता है, एंड कन्वर्ट द लार्ज फैट पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वंस, जिसे कि हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. तो ये जो बाइल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फैटी प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करने में. एंड पेनक्रियास की अगर बात करते हैं तो पेनक्रियाटिक जूस में आपको ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज ये तीनों सेक्रेशंस पाए जाते हैं, और ये तीनों ही अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. सो कन्वर्ट द फैटी एसिड्स इनटू ग्लाइसरॉल एंड टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर्स. एंड बात आती है आखिर में स्मॉल इंटेस्टाइन की. इसमें जो इंटेस्टिनल जूस होता है वो भी सिक्रीट होता है, और इससे क्या होता है? जो प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और फैट जो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है वो ब्लड में उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्शन होता है प्रोटीन का अमीनो एसिड में पूरी तरीके से, कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बोनेट्स को स्मॉलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, और फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल में. ऑल राइट. सो दिस वाज ऑल
आर वी पुटिंग अवर हेल्थ एट रिस्क? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि टोबैको, सिगरेट, ये सारा खाने से क्या होता है। ऑब्वियसली हम अपने हेल्थ के ख्याल नहीं रख रहे हैं। अब भगवान ने हमें इतना खूबसूरत शरीर दिया है, हर एक ऑर्गन उसका अपना एक रोल प्ले कर रहा है। क्यों? ताकि आप जिंदा रह सको, है ना। तो ये सारी चीज़ें खा के हमें अपने बॉडी को सत्यानाश करना चाहिए क्या, ख़राब करना चाहिए? तो नो, आंसर इज ऑब्वियसली अ बिग नो। सो फिजिकल हेल्थ इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्योंकि आप सब अगर आज जिंदा हो तो उसके पीछे एक मोटो है, बहुत ही सुंदर मोटो। क्योंकि आप सबको ये जो सुंदर जीवन मिला है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप सब एक रीज़न की वजह से हो, ठीक है। और अगर आपको ज़िंदा रहना है तो किस चीज़ का साथ चाहिए? अपने बॉडी का। पेरेंट्स का तो चाहिए ही, पर अपने बॉडी का साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यू शुड रेस्पेक्ट योर बॉडी। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अच्छा खाना खाना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, इजंट इट? So, physical health is extremely important in personality development, and when all our organ system function properly, we stay that we are in good health. We say that, right? And however, harmful habits like smoking, chewing of tobacco, drinking alcohol affect our health adversely. Effects of tobacco, alcohol, smoking on the digestive system. If we consume any tobacco products, obviously the mouth, pharynx, alimentary canal and other organs of the digestive systems cannot function properly. और उससे क्या होगा? फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आप जो खाना खाओगे उसका न्यूट्रिएंट आपको अच्छे से नहीं मिलेगा और काफ़ी सारी बीमारी भी हो सकती है। बिकॉज अच्छा खाना आप नहीं खाओगे तो आपके बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। सो इट कॉजेज प्रॉब्लम्स लाइक वॉमिटिंग, नॉशिया एंड हेडेक, चक्कर आना, वॉमिटिंग, सर दर्द, राइट। और बच्चे धूप में फिर खड़े भी नहीं रह सकते प्रेयर के वक्त। तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज आप सुबह सुबह खाना खा के नहीं आते हो, तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है, राइट ना। सो बिसाइड्स टोबैको पार्टिकल्स स्टिक टू टीथ, gums and skin of the mouth cavity and slowly causes injuries to those parts, resulting in their dysfunction. And this causes swelling of the gums and pain when moving the jaws. So the pharynx and intestine become inflamed and the condition further progresses into cancer, leading to death. So, what is your role? Making pictures and slogans against tobacco consumption, smoking, drinking, alcohol, etc. and displaying them in the classroom and the neighbors. तो आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप ऐसा एक कोई स्लोगन बनाएंगे, उसको एक वाइट पेपर में लिखोगे, अच्छे से डेकोरेट करोगे, उसका एक वीडियो बना के एक्सप्लेन करोगे, और या फिर आप उसको उस स्लोगन के साथ अपनी एक फ़ोटो अच्छी सी मुझे भेजोगे, जिसे मैं ग्रुप पे डालूंगी। ऑल राइट। सो कीपिंग अ वॉच ऑन वेदर्स वंस सराउंडिंग्स आर टोबैको फ्री, यानी कि कोई टोबैको तो नहीं खा रहा आपके घर में, आप उन्हें समझाइए, आपका काम है समझाना, वो समझे ना समझे वो उनकी मर्जी, ठीक है। So composing an oath against addiction and taking the oath in the class and also during assembly. Making parents and teachers aware of such instances in the neighborhood. So this is all for today's lecture, and we have also finished this lecture. Now because this lesson is complete, after I think Tuesday or Wednesday I'm going to give the test. So please be ready and read. If you have any doubt, please tell me. Alright? Take care and stay away from toxic substances like the one we have just studied. Take care.